आज के सेशन में आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं जिस पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो चैप्टर बना है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव एक सारणी के माध्यम से हम बता देंगे। आइए हम इसको एक सारणी खींचकर बताएंगे कि इसी टोटल सारणी में जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा आप समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग तय हो जाएगा कि यह इसी से आएगा। यहाँ पर हम एक सारणी बनाए हैं जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका सामान्य फॉर्म क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो समीकरण युग्म हुआ दो चर में, तो उसमें क्या करना है, शर्त का पहले पता करना है। तीन शर्त बना है कि समीकरण किस कंडीशन में है, किस शर्त पर है। तो पहला शर्त है आपका, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम हम देंगे शर्त लिखेंगे। इस कॉलम में शर्त लिखा जाएगा कि तीन शर्त क्या क्या बना हुआ है। दूसरा जो मेरा कॉलम है वो आपका है हल की प्रकृति। तो समीकरण युग्म का जो हल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। और तीसरा कॉलम जो मैंने बनाया है समीकरण का नाम, समीकरण युग्म का जो होगा समीकरण युग्म का नाम हम लिखेंगे, समीकरण युग्म का नाम। तो यहाँ पर चौथा जो कॉलम है ये आपका हल की संख्या है, हल की संख्या। पांचवा कॉलम है ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। और छठा कॉलम भी है समीकरण युग्म का नाम, समीकरण युग्म का नाम। मैंने समीकरण युग्म का दो जगह नाम लिया है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। समीकरण युग्म का नाम दो तरह से लिया ही जाता है, ठीक है। आओ हम सबसे पहला शर्त बताते हैं। अगर कोई समीकरण युग्म दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन फॉर्म कैसा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 या c का मान राइट भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। इस कंडीशन में a1 बटे a2 का मान उठाना है। तो यहाँ पहला जो शर्त बना है a1, पहला शर्त है a1 बटे a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो x का जो गुणांक है दोनों समीकरण का a1 a2 होता है और y का गुणांक जो होता है b1 b2 होता है समीकरण युग्म का। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू, विरोध हो रहा है कि a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं हो b1 बाई b2 का, तो इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म रहेगा उसका हल का प्रकृति क्या होगा, तो उसके हल के प्रकृति जो होगा एक अद्वितीय होगा। उसका जो हल निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। यूनिक को हम लोग एक अद्वितीय कहते हैं। एक अद्वितीय का मतलब ये हुआ x का आंसर जो आएगा वो कोई एक मान आएगा और y का भी हल जो होगा एक हल होगा, ठीक है ना। एक अद्वितीय को समझ गए होंगे कि x का एक कोई मान होगा और y का भी कोई एक डेफिनेट मान होगा। चलो इसके बाद समीकरण युग्म का नाम। तो हल की संख्या नाम बताएंगे। हल की संख्या एक अद्वितीय का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक हल हुआ, हल की संख्या एक लिखा जाएगा। अब इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है, ग्राफीय निरूपण होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। यहाँ पर हम ग्राफ बना देते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं, क्योंकि दो रेखा होगा समीकरण युग्म है तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। अब मैंने क्या गैप किया है, समीकरण का नाम। दो जगह मैंने समीकरण का नाम गैप रखा है।
अब जानना है कि समीकरण का नाम जो होता है दो तरह से समझना है। अगर देखिए, एक समीकरण का नाम होता है हल की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा जो नाम लिया जाता है वो ग्राफीय निरूपण से समीकरण का नाम आता है। तो मैंने क्या बताया, एक नाम आएगा हल की प्रकृति से और दूसरा नाम आएगा समीकरण का ग्राफीय निरूपण से। तो अगर ये हल की प्रकृति से समीकरण का नाम आ जाए तो इसमें दो तरह का नाम मिलेगा। एक होता है संगत समीकरण और दूसरा होता है असंगत समीकरण। तो ये हल के प्रकृति के आधार पर मैंने दो नाम बताया। एक नाम हो गया संगत समीकरण, दूसरा नाम हो जाएगा असंगत समीकरण। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि संगत समीकरण किसे कहते हैं। तो संगत समीकरण का परिभाषा होता है जिस समीकरण युग्म के एक और अनेक हल होते हैं उसे हम संगत समीकरण कहते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर समझना है कि समीकरण का हल होना चाहिए, चाहे वह हल एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो जब समीकरण का हल हो जाएगा कुछ ना कुछ तो उसको संगत समीकरण कहेंगे, और जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग क्या कहेंगे, असंगत समीकरण कहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस समीकरण का नाम थोड़ा देर फिर गैप कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरे शर्त को उठाते हैं। दूसरा केस है, इस केस का थोड़ा सा विरोध कीजिए इस स्थिति का। तो क्या चल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका विरोध क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो ये दोनों बराबर कर देना है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो जैसे ही बराबर होगा तो इसका डिसीजन क्या होगा, c1/c2 पर चला जाएगा। तो फिर वह c1/c2 क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू में रहेगा। अगर वह मान c1/c2 जो है इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इस केस को सेकेंड केस कहा जाता है। अब ये केस याद रख लेना है। अब इसका क्या होगा, हल की प्रकृति कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसमें हल की संख्या में आएंगे, हल की संख्या पूछा जाएगा 0, और ग्राफीय निरूपण जो होता है इसका समांतर रेखा होता है, पैरेलल लाइन होगा, समांतर रेखाएं। अब फिर मैं समीकरण का नाम ज्ञात कर दिया हूं इसका। अब तीसरा केस होता है फिर इसका विरोध करना है। तो विरोध कहाँ होगा, इसका विरोध करना है, इज नॉट जो बना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तीसरा केस में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब x का गुणांक बटे में करेंगे, y का गुणांक बटे में लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू भी बटे में लेंगे, तो वो c1/c2 होगा कांस्टेंट वाला। तो ये अगर ये तीनों बराबर समीकरण युग्म में हो तो इसका हल की जो प्रकृति होती है अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक का मतलब हुआ कि अनेक हल प्राप्त होगा। तो इसमें हल की संख्या में लिखेंगे तो इन्फिनिटी का चिन्ह देंगे, और इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है वो संपाती रेखा होता है। मतलब एक ही रेखा पर एक रेखा गुजरती हुई जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। चलो, अब टोटल लगभग क्लियर हो गया है। बचा है समीकरण युग्म का नाम। अब संगत और असंगत के बारे में तो मैंने परिभाषा बता दिया कि जिस समीकरण युग्म का एक और अनेक हल होता है उसे संगत समीकरण कहते हैं। तो देखिए, पहला केस में क्या है, एक व द्वितीय हल। इस समीकरण युग्म का को हम लोग संगत समीकरण नाम देंगे। और अगर समीकरण का कोई हल नहीं है
तो क्या होगा? असंगत समीकरण। असंगत समीकरण। फिर अगर अनेक हल है, हल तो है ना, एक या अनेक हल को क्या कहेंगे? संगत। तो फिर यहां पर आ जाएगा संगत समीकरण। अब बात बचा समीकरण युग्म का नाम मैंने बता दिया। पहला केस में एक अद्वितीय हल संगत समीकरण होगा, दूसरा केस में क्या होगा? कोई हल नहीं और संगत समीकरण कहलाएगा, और तीसरा केस में अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसीलिए इसका को भी हम लोग संगत समीकरण कहेंगे। मतलब संगत समीकरण दो केस में आया, पहला और तीसरा में। ठीक है, हल की संख्या को समझ लीजिए। एक अद्वितीय का मतलब एक हल, एक हल का मतलब एक आंसर नहीं, मतलब एक मतलब नंबर में एक, मतलब x का एक तो कोई मान आएगा, कोई संख्या आएगा, y का भी वही एक मान कोई आएगा, और इसका कोई हल नहीं। तो यहाँ संख्या अगर बताया जाए, हल की संख्या ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो। और तीसरा केस का क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसको इन्फिनिटी मतलब अनंत के चिन्ह से व्यक्त करेंगे। अब ग्राफीय निरूपण पहला केस का प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा केस का समांतर रेखा, और तीसरा केस जो है तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने पर संपाती रेखा है। अब ये समीकरण युग्म का नाम मैंने फिर छोड़ा है। मैंने बताया अभी तुरंत कि हल की प्रकृति के आधार पर समीकरण का नाम और ग्राफीय निरूपण के आधार पर समीकरण का नाम। अब यहाँ पर ग्राफ क्या कह रहा है? इस केस में जो समीकरण होगा, पहला केस में, पहली स्थिति में, उसको हम क्या नाम दें? तो यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा को देखिए, इसमें नाम क्या करना है? जैसे विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण, ये नाम है ग्राफ के आधार पर। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्या मैंने बोला? विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ की रेखा, ग्राफीय निरूपण से जो प्राप्त रेखा है, ये दोनों क्या बन रहा है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या लग रहा है कि आपको, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का विरोध करती है क्या? तो देखिए, ये बहुत छात्र इसमें बोलते हैं कि सर ये विरोध हो रहा है, क्रॉस। ये विरोध नहीं है, बल्कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या रहा है? मिल रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो यही उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है, इस केस में आने वाले समीकरण युग्म का ये जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है दोनों का, यही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा XY का आंसर देता है। ठीक है, तो चलो उधर हम नहीं जाएंगे, हम बताने जा रहे हैं कि समीकरण का नाम क्या होगा। तो ग्राफ का जो रेखा यहाँ पर क्रॉस है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये विरोधी रेखा नहीं है, बल्कि क्या है? अविरोधी है। जब विरोधी नहीं है तो क्या होगा? अविरोधी। तो पहला केस में जो समीकरण होगा, हम उसको अविरोधी समीकरण कहते हैं, अविरोधी समीकरण। अब दूसरा केस में आने वाला जो समीकरण युग्म होगा कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर है, किंतु वह c1/c2 के मान के बराबर नहीं है, तो ये सेकेंड केस हो गया मेरे लिए। और सेकेंड केस में कोई हल नहीं है, ग्राफ क्या कह रहा है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को क्या समझ रहे हैं? क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से जो कभी नहीं मिलती है, तो जब नहीं मिला इसका मतलब विरोध है दोनों में, तो इसको हम लोग कहेंगे विरोधी समीकरण। समांतर रेखा को अगर आप समझ गए हैं कि अगर एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो इसके आधार पर इस केस में आने वाले समीकरण युग्म को हम विरोधी समीकरण कहेंगे। अब बात बचा केस 3 है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और परिमित रूप से अनेक हल। अगर हल है तो इसका नाम समीकरण होगा हल के आधार पर संगत समीकरण, और संख्या में इन्फिनिटी का चिन्ह होगा, अनंत का। ग्राफीय निरूपण मैंने बताया संपाती रेखा है। क्या है? एक ही रेखा पर दूसरी रेखा बैठा रहेगा। ठीक है, उसी होकर के जाएगा। तो संपाती रेखा, क्या एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो इसको आश्रित कर सकते हैं। तो ऐसे समीकरण का नाम हो जाएगा आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण। तो इस सारणी को
अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो समझ कर मान करके चलना है आपको कि बोर्ड एग्जाम में आपको 100% 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इसी सारणी से पूछा जाएगा और इससे अलग कोई भी सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो यह वीडियो अगर आपको पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद हुआ है कि नहीं है। अगर कोई नए छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो मेरे लिए बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।